Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस करने से पहले बायो एनर्जेटिक्स का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो लफ्ज़ एनर्जेटिक है उससे हमारे जहन में आता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है एनर्जी से रिलेटेड कोई बात हो रही है, और बायो मीन्स लाइफ, यानी लाइफ में मौजूद जो एनर्जी होती है वो कैसे बनती है, किस तरह से ये यूटिलाइज होती है, इसी को कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी जो है वो काम करने की सलाहियत को कहते हैं। यानी अगर बॉडी में जो है किसी बॉडी में कितना काम करने की सलाहियत है तो वो बॉडी जितना जो काम कर रही है वो ये कहलाती है कि उसमें इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो इतना काम कर सकता है। तो जितने काम करने की सलाहियत अगर किसी में हो तो उसको एनर्जी कहा जाता है। इट एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। अब इसकी जो है मुख्तलिफ किस्म की इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ये मुख्तलिफ किस्म में होती है एनर्जी। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल, एटॉमिक, मैकेनिकल एंड साउंड। ये जो तमाम फॉर्म्स हैं एनर्जी की, ये हमारे इर्द गिर्द हम हर वक्त हमारे इनसे वास्ता पड़ता है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक, मैकेनिकल और साउंड एनर्जी इसमें शामिल हैं। The law which apply to energy conversion are the laws of thermodynamics। अच्छा, वो लॉ जिसमें एनर्जी को अप्लाई किया जाता है, यानी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो लॉ है जिसमें एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें जो है एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। यानी एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता और नहीं इसको क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि इसमें जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यही है कि ये जो एनर्जी है इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नीड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एनर्जी की ज़रूरत जो है वो क्यों होती है या किस तरह से होती है। All living cells carry out numerous activities। अगर हम अपने सेलुलर लेवल तक जाके स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी, तो हर मॉलिक्यूल और हर सेल जो है वो अपने यानी अपने हिसाब से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, कोई ना कोई वो काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है एक सिस्टम जो है वो पूरा चलता है और फिर एक बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज रहती है। They generally assemble macromolecules of all types from raw materials. Waste products are produced and excreted. Genetic information flow from the nucleus to cytoplasm. Vesicles are removed from Golgi bodies to plasma membrane. Ions are pumped across the membrane, etc. ये जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, जितने भी हमारी बॉडी में जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जो एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, और जो वेसिकल्स हैं वो मूव्ड होते हैं गोल्जी बॉडीज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या फिर जो आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका जो आयन जो है वो पंप होते हैं मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। ये सारे जो प्रोसेस हैं जो सेलुलर लेवल तक होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में होते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो सेल लेवल तक भी हो रही है, इन सब के लिए भी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है।
फॉर दीज हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज अ सेल नीड एनर्जी। यही बात यहाँ पे रिपीट हुई कि ये जो तमाम हाई लेवल की जो एक्टिविटीज हैं जो सेलुलर लेवल पे हो रही है, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बगैर एनर्जी के जो है कोई भी काम नहीं हो सकता। हर काम के लिए जो है हर एक्टिविटी के लिए जो है जो सेलुलर लेवल तक हो या हाई लेवल तक हो, एक्टिविटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके लिए किसी न किसी फॉर्म में जो है एनर्जी का होना ज़रूरी होता है। The energy is used as fuel for life, which is derived from light energy trapped by plant cells and converted into energy-rich compounds. ये जो एनर्जी है इसको एज ए फ्यूल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ये जो कोई भी लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है, उसमें एनर्जी जो है वो एज ए फ्यूल की तरह जो है ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए जो है उसमें जो भी मोबाइल ऑयल उसमें जो यूज़ होता है वो उसका फ्यूल है। जब तक आप वो ऑयल उस गाड़ी में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक गाड़ी जो है वो नहीं चल सकती। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी जो है अगर किसी भी लिविंग फॉर्म में मौजूद ना हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी मौजूद ना हो, तो उसके फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये जो एनर्जी है वो एज ए फ्यूल के तौर पर काम कर रहा होता है, और ये एनर्जी जो है वो असल में हासिल होती है सन एनर्जी से या सनलाइट से जो है, जिसको जो है जो प्लांट सेल्स हैं उसमें स्पेसिफिक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट या फिर जो पिगमेंट जो स्पेसिफिक पिगमेंट जो होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, वो इनको ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद इनको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में जो है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स में जो है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। Other organisms which do not have the ability to trap energy obtain their energy by eating plants or by eating the organisms that eat plants. अच्छा, ये जो ऑर्गेनिज्म जो सन से एनर्जी ट्रैप करते हैं और उनको जो है कन्वर्ट करते हैं दूसरे रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड्स में, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली जो प्लांट्स होते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये जो ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स शामिल होते हैं, कुछ अच्छा जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इसमें शामिल होती हैं, और इसमें जो है कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये सनलाइट से जो है एनर्जी ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद इनको कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स में, और यही जब प्लांट्स जो है, जब कोई एनिमल या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है या ह्यूमन जो है इसको खा लेते हैं, तो इसी प्लांट से जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी ले लेते हैं। और इसी तरह से यही ऑर्गेनिज्म जो है कुछ कार्निवोरस होते हैं जो फीड करते हैं मीट पर, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है यही एनर्जी जो प्लांट ने ली थी किसी और ऑर्गेनिज्म ने, किसी और लिविंग थिंग ने, वो उनको खाते हैं। खाने के बाद इनको उधर से जो है एनर्जी मिलती है। तो मेन सोर्स जो है वो एनर्जी सनलाइट से मिलती है, और सनलाइट से जो लाइट एनर्जी है वो ऑटोट्रॉफ्स को कन्वर्ट करेंगे लाइट एनर्जी को एनर्जी रिच कंपाउंड्स में, और फिर वही जो प्लांट्स वगैरह जो हैं उनको, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं अपने फूड के तौर पर। जो हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद, प्लांट्स जो हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स या फिर ह्यूमंस होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो इन्हीं प्लांट से जो है एनर्जी हासिल कर लेते हैं। Capturing and conversion of this energy from one form to another in the living system and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics. ये जो एनर्जी है इसका कैप्चर होना और इसका कन्वर्ट होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसकी जो कन्वर्जन होती है, और ये पूरा प्रोसेस जो है एक लिविंग सिस्टम के अंदर या एक लिविंग बॉडी में ये सब कुछ हो रहा होता है, और इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में होती है, जिसको बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। ये बायो एनर्जेटिक्स की डिफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि पहले तो एनर्जी कैप्चर हुई, फिर एनर्जी कन्वर्ट हुई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और ये पूरा प्रोसेस हुआ किसी लिविंग सिस्टम में, और फिर यही एनर्जी जो है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी उसका इस्तेमाल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। सेलुलर लेवल तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में जो है इसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो एनर्जेटिक्स। इन अदर वर्ड्स, बायो एनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। एक और डेफिनेशन जो है बायो एनर्जेटिक्स की वो इस तरह से बनती है कि बायो एनर्जेटिक्स जो है वो एक क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी की,
जिसमें देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है और उसका कन्वर्जन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे हो रहा होता है। यानी बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें एनर्जी के कन्वर्जन और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी को बायो एनर्जेटिक कहा जाता है। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये सब जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करते हैं। यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ है जिसमें ऐसे लॉ शामिल होते हैं जिसमें एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन एनर्जी जो है ना ही वहाँ पे क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। Nearly all living things break down organic nutrients for energy. Only about 500,000 species can build those nutrients through solar-powered carbon fixation photosynthesis। अच्छा, ये जो तकरीबन तमाम जो लिविंग थिंग्स है ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है एनर्जी लेने के लिए। वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे तो इनको एनर्जी मिलती है, लेकिन जो है इनमें से कुछ 500,000 स्पीशीज ऐसी होती हैं जो ये न्यूट्रिएंट्स को बनाती हैं। सोलर जो पावर होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसकी मौजूदगी में कार्बन फिक्सेशन करती हैं और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को बनाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी सिंपल यहाँ पे ये बात की गई है कि बाकी तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करेंगे, एनर्जी को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उससे एनर्जी लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंपाउंड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे तो इनसे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इनमें से जो है 500,000 स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एनर्जी बना रही होती है असल में, यानी जो न्यूट्रिएंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स बना रही होती हैं या कंपाउंड जो है वो बना रही होती है सोलर एनर्जी के थ्रू या सोलर पावर के थ्रू, और इस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। Those 500,000 support themselves and all other living species। यहाँ पे स्पेशली प्लांट्स की और कुछ जो फोटोसिंथेटिक एल्गी वगैरह या फिर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी बात की गई है कि ये क्या करेंगे, ये खुद को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये एनर्जी बना रहे होते हैं। तो क्या करेंगे, ये खुद को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं और बाकी जो लिविंग स्पीशीज जो हैं अर्थ में उन सब के लिए भी इनकी वजह से जो है एनर्जी मिलती है या इनको फूड मिलता है तो वो उससे एनर्जी ले लेते हैं। रोल ऑफ ATP एज एनर्जी करेंसी। ये जो ATP है इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं क्योंकि ये एज एनर्जी करेंसी के तौर पर ये अपना रोल प्ले कर लेता है। ATP का जो मॉलिक्यूल है, जिस तरह से आप जितनी भी चीज़ें जो है किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाते हो ख़रीदने के लिए, तो हर चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, करेंसी की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो है सेलुलर लेवल तक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी जो है वो एज ATP के फॉर्म में वहाँ पे यूटिलाइज होती है, ATP के फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होती है, जिसको ये जो सेलुलर लेवल तक के जो सेल्स होते हैं वो इन एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ये रिएक्शन जो है इनमें ये एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्व होने के बाद जो है तब जाके कोई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है या फिर कोई सिस्टम जो है वो चलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक फूड एज एनर्जी सोर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एनर्जी जो है उसका सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक फूड्स होती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जब ऑर्गेनिक फूड को जब वो ले लेता है तो उसको एनर्जी मिलती है वहाँ से। These organic molecules, especially carbohydrates, are degraded to release energy, carbon dioxide and water। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ख़ासतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, जब इनको डिग्रेड किया जाते हैं या ये डिग्रेड होते हैं तो इनमें से एनर्जी रिलीज होती है। जब इनके बॉन्डिंग जो है टूट जाती है तो इनमें से एक तो एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगा और थर्ड जो है वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होंगे। सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस ATP। इनमें से जो है कुछ एनर्जी जो है ATP बनाने में इस्तेमाल होते हैं। It shows that ATP is the common energy currency of cell। और इससे ये जाहिर होता है कि जो ATP है वो कॉमन एनर्जी करेंसी है तमाम सेल्स का। इन तमाम सेल्स में एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में मिल रही होती है। When cells require energy, they spend ATP for it। जब सेल्स को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या करेंगे, वो जो ATP जो उनके बॉडी में जो बन रही है वो उसको यूटिलाइज करेंगे।
ATP is composed of adenine and ribose sugar with 3-phosphate group. एडेनिन जो है वो कंपोज्ड होगा राइबोस पे, सॉरी एटीपी जो है वो कंपोज्ड होगा एडेनिन पे और राइबोस शुगर इसमें होगा और फिर इसमें जो है 3-फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच होंगे। ये जो है हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 2 में कि किस तरह से जो है वो एडेनिन या फिर राइबोस शुगर जो है इनमें बॉन्डिंग होती है और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किस तरह से वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। ADP is also called a high energy compound because its phosphate groups are easily removed. ये जो ADP है इसको हाईली एनर्जी कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि इसको जो है इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप हैं ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी जो एडेनिन है उसके साथ 3 ADPs को यहाँ पे दिखाया गया है। जो थर्ड ADP है वहाँ पे जो रफ टाइप की जो लाइन वहाँ पे बनाई गई है या बॉन्डिंग बनाई गई है, तो असल में ये होती तो ऐसे नहीं है, उसमें भी वही बॉन्डिंग होती है जिस तरह से बाकी जो फॉस्फेट ग्रुप है उनमें हुई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इस बात को अलग करने के लिए या फिर इस बात को हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह से बनाई गई है ये बॉन्डिंग कि यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है और ये बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में और फिर यहाँ से जो है एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद यहाँ से एनर्जी जो है 7.3 किलो कैलोरीज या पर मोल में जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। Under cellular condition, it produces 7.3 kilocalories per mole on conversion into ADP. यानी यही जो सेलुलर कंडीशन में है इसमें जब ATP जो है वो उसमें से बॉन्ड जो है ब्रेक होता है और एक फॉस्फेट जो है वहाँ से एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है, तो इस कंडीशन में जो है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल एनर्जी जो है वहाँ से प्रोड्यूस होती है और ATP जो है वो कन्वर्ट होता है ADP में। ATP act as mediator capable of receiving energy from one reaction and transfer this energy to drive another reaction. यानी ATP जो है ये एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है अगर किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे ये वहाँ पे दे देगा, जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो वहाँ से ले लेगा, यानी थोड़ी देर के अपने पास रखेगा और वहाँ पे जब उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से निकाल के एनर्जी को दे देगा, यानी एज ए मीडिएटर के तौर पर काम करेगा। यानी जब प्रोसेस जो है जब चल रहा हो तो जहाँ एनर्जी चाहिए वहाँ पे ये एनर्जी दे देगा, जहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए वहाँ से ये एनर्जी वहाँ पे ये एनर्जी नहीं दे देगा, या एनर्जी जो है वो इसी के हवाले की जाती है, एनर्जी इसी के पास ही होती है। Oxidation of glucose can provide energy through ATP for the synthesis of a number of cellular materials. जो ATP जो हमने कहा कि एज ए मेडिएटर के तौर पर एक्ट करता है, तो इसकी जो मिसाल है वो यही है कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो तो इस दौरान जो है ये एनर्जी इसको प्रोवाइड होती है ATP के थ्रू फोटोसिंथेसिस के लिए, और नंबर ऑफ सेलुलर जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे बंद होते हैं। नंबर ऑफ सेलुलर जो सिंथेसिस जो इनकी हो रही होती है सेलुलर मटेरियल्स की वो ATP के थ्रू ही हो रही होती है, क्योंकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए जो है एनर्जी जहाँ से मिलती है वो ATP ही है। ATP plays role in several inorganic reactions such as synthesis of protein, lipids, carbohydrates, active transport, etc. ये जो ATP है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरगोनिक जो रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में, उनको कंप्लीट करने में जो है ये इस्तेमाल होती है ATP। जैसे कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड होता है और जो अमीनो एसिड्स हैं जब तक आपस में नहीं मिलेंगे, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। जिस तरह लिपिड्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म वगैरह हैं, इन सब के लिए या फिर इन सब को चलाने के लिए, इन सारे प्रोसेस की इनके फॉर्मेशंस के लिए जो है ATP रिक्वायर्ड होती है। In exergonic reaction like anaerobic glycolysis and oxidation, phosphorylation, it also play its रोल एंड एक्ट एज कोएंजाइम। जैसे कि एक्सर्गोनिक जो रिएक्शंस हैं, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये सब हम आगे जाके डिटेल में पढ़ लेंगे कौन कौन से प्रोसेस और इनमें क्या कुछ हो रहा होता है। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इनमें जो है
ये एज अ कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। Photosynthesis and respiration, the main energy processing processes. Most of the energy or ATP of a living organism is proceed in two ways. Among them, first is the photosynthesis, which occurs in chloroplast. It is the process in which solar energy is converted into ATP. Another process is cellular respiration, in which most of the energy producing process occur in mitochondria, during which the chemical energy of carbohydrate is converted to ATP. अच्छा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो है दो प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, या इनके बारे में हल्का से यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो दो प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो है एनर्जी जो है वो प्रोसेस्ड होती है टू वेज में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सही है, तो एक जो है वो फोटोसिंथेसिस है और दूसरा जो है वो रिस्पायरेशन है। और इनमें जो है जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें जो प्लांट में मौजूद क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद उसको एनर्जी जो है वो जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे फूड एनर्जी में या फिर एटीपी में उसको कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस हम आगे की डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जो दूसरा प्रोसेस है जिसको रिस्पायरेशन कहा जाता है या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन जो है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। रिस्पायरेशन जो है वो सेलुलर लेवल तक होती है और इस दौरान जो है केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। यानी जो दो प्रोसेस है, एक तो फोटोसिंथेसिस है, दूसरा रिस्पायरेशन है। ये दोनों प्रोसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है इन दोनों प्रोसेस के नतीजे में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। फोटोसिंथेसिस में यह होगा कि जो प्लांट में मौजूद क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल हम कहते हैं, ये क्या करेंगे, सन लाइट को ट्रैप करेंगे, सन एनर्जी या सोलर एनर्जी को हम कहते हैं, उसको ट्रैप करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे एटीपी में। और जबकि जो दूसरा प्रोसेस जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन या फिर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसमें जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें पूरा ये प्रोसेस हो रहा होता है। इस दौरान जो है केमिकल एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। तो ये दो तरह के प्रोसेस हुए जिसमें जो है एनर्जी बन रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक जो है फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है रिस्पायरेशन। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।